आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दीवान की एपिसोड 20। सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। बहुत आभारी हैं हम आप सभी के। परसों बाद उन्हें एक दूजे का साथ नसीब हुआ था। पिछले महीने में वो पास होकर भी साथ नहीं थे, लेकिन आज वो एक दूजे के पास थे, साथ थे। सभी रस्मों के बाद हमें तैयार करके कमरे में ले जाकर बैठा दिया गया। हम इसी कश्मकश में थे कि क्या हम चरण के साथ ये रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभा पाएंगे, क्या हम आपके ख्यालों से खुद को दूर रख पाएंगे। उस वक्त उम्र इतनी भी पक्की नहीं थी हमारी, वो सब सह पाए हम। देर रात तक इंतजार करने के बाद भी जब चरण नहीं आए तो हम बिस्तर पर बैठे बैठे ही सो गए। लेकिन कुछ देर बाद हमारे कमरे का दरवाज़ा खुला और वो अंदर आए। हमें सोता देखकर उन्होंने एकदम से हमें एक थप्पड़ मारा तो हम सहम गए। आंखें खोली तो सामने लाल आंखें लिए चरण हमें अजीब नज़रों से घूर रहे थे। हम उनसे कुछ कहते उससे पहले ही वो हमारे ऊपर जानवरों की तरह टूट पड़े। हम सिसकते रहे, उन्हें रोकते रहे, लेकिन उन्हें तो जैसे सिर्फ अपनी भूख मिटाने से मतलब था। हमारी चूड़ियाँ टूटकर बिस्तर पर बिखर गई थी, पूरे शरीर पर निशान थे। वो अपनी भूख मिटाकर हटे और हमारे ऊपर नोटों की गड्डियाँ फेंक दी, ये कहकर कि ये हमारी एक रात की कीमत है। हम बिगड़ चुके थे उसी पल। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। बिस्तर से उठने तक की ताकत नहीं थी हम में। अगले दिन भाभी माँ कमरे में आई। हमारी हालत देखकर वो रो पड़ी। किसी तरह हमें तैयार किया और संभाला। उसके बाद तो वो जैसे रोज का सिलसिला हो गया। अगले दिन से वो हर शाम हमें तारा मंडी ले जाती और वहाँ हमें घुंघरू बांध कर नाचने पर मजबूर कर दिया जाता। उस वक्त हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी माँ थी, जो कोई भी सदमा बर्दाश्त करने की हालत में नहीं थी। और हम भी उनके आखिरी दिनों में उन्हें इस गिल्ट में नहीं देखना चाहते थे कि उन्होंने अपने हाथों से अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वहाँ हर रात हमारा सौदा होता, हमारी इज्जत टूटी जाती और समाज में हमारा पति कहलाने वाला वो इंसान पैसे गिनता। ना मर सकते थे और ना जिया जाता था। हम अपने साथ होने वाले सलूक की वजह नहीं जानते थे। भाभी माँ से कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी, अंदर ही अंदर घुटते रहते थे। अंधेरे में हमारी चीखें सिसकियाँ बनकर बाहर निकलती थी। हम हर पल यही सोचते थे कि आखिर हमने कौन सा गुनाह किया था जो हमें ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही थी। माँ के जाने के बाद खुद को खत्म करना चाहा, लेकिन नहीं कर पाए। पापा से वादा किया था कि किसी भी हालत में हिम्मत नहीं हारेंगे। जब हम पहली बार माँ बनने वाले थे तब हम खुद से सवाल कर बैठे थे कि आखिर हमारी कोख में पलने वाला अंश किसका है। जब चरण ने हमारा टेस्ट करवाया था तब हमने डीएनए भी टेस्ट करवाया था, जिसके मुताबिक वो अंश चरण का ही था। पता नहीं क्यों, लेकिन तसल्ली हुई थी उस वक्त। लेकिन वो भी ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि वो लड़की थी। उसे बचाने के लिए हम भागे, लेकिन हमारी बदकिस्मती ने हमसे हमारी बच्ची और शिप्रा से उसके माँ पापा छीन लिए। उस रात शिप्रा की जान बचाने के लिए हमने अपनी बच्चे की जान ले ली। हम जिम्मेदार हैं उसकी मौत के। उस हैवान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हम हर पल सोचते थे कि आखिर हम जिंदा क्यों हैं। उस हादसे के बाद कुछ महीने तक वो शांत रहा, लेकिन उसके बाद फिर हमारे जिस्म की नुमाइश होने लगी। जितने दिन वो मुंबई आता, हमारे वो दिन सुकून से बीतते थे। आस्था के जन्म के बाद हमने भागना चाहा, लेकिन पकड़े गए और फिर वहीं पहुंच गए। जिंदगी में कोई मकसद नहीं बचा था। सब कुछ खोने के बाद हमने खुद को खत्म करना ही वाजिब समझा, लेकिन उसमें हमें मरने भी नहीं दिया। मेंटल हॉस्पिटल तो सिर्फ एक बहाना था। हमें ड्रग्स दिए जाते थे ताकि हम चरण या प्रदीप राज के खिलाफ कुछ ना कर सकें। वैसे ही बेहोशी की हालत में हमें किसी जानवर के सामने गोश्त की तरह फेंक दिया जाता था। इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते थे, जिसके कारण हमारी दिमागी हालत बिगड़ने लगी थी। साथ ही उस वक्त हम कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं होते थे। ये कह सकती हैं कि उस वक्त हम एक मानसिक रोगी थे। हमें खुद से नफरत हो गई थी। नहीं बर्दाश्त होती थी वो छुअन, नहीं बर्दाश्त होती थी मिस्टर राठौर। हम खुद को खुद के काबिल नहीं मानते थे, तो आपकी मोहब्बत के काबिल कैसे मान लेते बताइए। कहते हुए वो फुफक्का रो पड़ी। दोनों इस वक्त समुद्र किनारे बैठे हुए थे।
युवराज ने उसे सीने से लगा लिया और उसके बाद सहलाते हुए बोले, चुप हो जाइए श्रद्धा, आप जानती हैं ना, हमसे आपके आंसू नहीं देखे जाते, फिर क्यों रोती हैं आप इतना? आंखों में टंकी फिट करवा रखी है क्या आपने? उन्होंने मुस्कुराकर कहा। तो वो उनके सीने पर हल्के से मारते हुए बोली, आपको मजाक सूझ रहा है मिस्टर राठौर? नहीं, बस इस चेहरे पर यह सच्ची मुस्कुराहट देखने की चाहत थी। उन्होंने चेहरा ऊपर करते हुए कहा तो वो उनकी आंखों में देखकर मुस्कुरा दी। ना जाने कितने सुकून भरे लम्हे गुजर गए उन दोनों के दरमियान। क्षितिज की रोशनी श्रद्धा के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसके कारण उसका चेहरा चमक रहा था। युवराज आपलक उसे निहारे जा रहे थे। श्रद्धा जी, ऐसे ही मुस्कुराती रहा कीजिए, अच्छी लगती हैं। वो उसके होंठ पर खेल रही हंसी को देखकर बोली, ये मुस्कुराहट आपके आने से ही लौटी है। अब हमें कभी मत छोड़िएगा। ऐसे कभी नहीं होगा श्रद्धा, जितना चाहा उससे ज़्यादा दिया है किस्मत ने हमें। अब सब समेट कर रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा तो वो हौले से मुस्कुराई। 2 दिन बाद सब वापस आ रहे हैं। उनके आते ही हम शादी की बात करेंगे। पूरे रस्मों रिवाजों के साथ आपको अपनी दुल्हन बनाएंगे। उन्होंने उसके चेहरे पर आई लट को पीछे करते हुए कहा तो उसके चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। श्रद्धा, जल्दी लाइए ना। श्रद्धा, भूख लगी है। श्रद्धा। युवराज डाइनिंग टेबल पर बैठकर प्लेट बजाते हुए उसको आवाज दे रहे थे। ला रहे हैं बाबा, ला रहे हैं। बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं आप। वह हाथों में ट्रॉली लेकर बाहर आते हुए बोली, हाँ तो बच्चे क्यों ना बने, पता है पूरे 2 महीने हो गए हैं आपका हाथ का खाना खाए। आप तो बस घर छोड़कर चली गई थी। वो शिकायती लहजे में बोली। वो उनके बगल वाली चेयर पर बैठी और उनकी प्लेट लगाते हुए बोली, माफ़ी हुजूर, आगे से कभी नहीं जाएंगे, ना ये घर छोड़कर और आपसे दूर। उसने कहा तो युवराज मुस्कुरा दी। उसने उनके सामने प्लेट की ओर खाने का इशारा किया तो उन्होंने ना में सर हिला दिया। क्यों, क्या हुआ? श्रद्धा ने पूछा। युवराज ने उंगली उसकी तरफ पॉइंट की और फिर अपनी प्लेट की तरफ। बड़े हो गए हैं मिस्टर, आप बच्ची के बाप बन गए हैं। ये बच्चों जैसा बिहेवियर आपको सूट नहीं करता। श्रद्धा ने कहा तो युवराज मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देखने लगे। कौन कहता है कि नखरे करने का हक सिर्फ लड़कियों का और छोटे बच्चों का ही है? नखरे करने का हक तो लड़कों का और बड़ों का भी है। बस उन्हें कोई ऐसा साथी चाहिए होता है जो उन्हें खुद से ज्यादा चाहता हो। अच्छा बाबा, ठीक है, हम हारे आप जीते, लीजिए मुंह खोलिए। उसने एक निवाला उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जिसे छिपाने की वो नाकाम कोशिश करने लगी। जब मुस्कुरा रहे हैं तो खुलकर मुस्कुराइए जनाब, किसी को आपकी इसी मुस्कान से मोहब्बत है। श्रद्धा ने कहा तो युवराज की नजरें हैरानी से उसकी तरफ पलट गई। वह नजरें झुकाए हाथों में एक कोर लिए बैठी हुई थी। उनके पलटते ही वो उसके मुंह के पास अपना हाथ लेकर गई तो उन्होंने उसकी हथेली पकड़कर वो निवाला खा लिया। उनके होंठ उसकी उंगलियों को छू गए। उसने नजरें उठाकर उनकी तरफ देखा जो एकटक उसे ही देखे जा रहे थे। उसकी नजरें खुद ब खुद झुक गई। वो धीरे से बोली, हमारा हाथ छोड़िए और खाना खाइए। भूख लगी थी ना आपको? ये हाथ हमें छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है और ना ही हम छोड़ने वाले हैं। मिस्टर राठौर, मस्करी नहीं। वो अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, हमने कौन सी मस्करी की? हम तो बस ये कह रहे थे कि अब तो हम आपका हाथ छोड़ने से रहे। वो मुस्कुराते हुए बोले, तो फिर हम खाना कैसे खाएं? हमें भूख लगी है। वो बच्चों से शक्ल बनाकर बोली, हम किस लिए हैं, हम खिला देते हैं। कहते हुए उन्होंने दूसरे हाथ से एक कोर बनाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने कुछ पल उनके चेहरे को देखा। कितना सुकून था उनके चेहरे पर, जो शायद वो पिछले दिनों कहीं खो सा गया था। अब ऐसे क्या देख रही हैं? खाइए ना, बहुत टेस्टी बना है, हमारी श्रद्धा ने जो बनाया है। वो दोबारा बोली तो उसने उनके हाथ से वो कोर खा लिया। युवराज ने उसका हाथ थाम रखा था। आज बरसों बाद उनकी आंखों में वही चमक थी। दोनों एक दूसरे को अपने हाथ से खाना खिला रहे थे। युवराज बीच बीच में शरारत से उंगली काट लेते तो वो उन्हें घूरने लगती, तो वो खिलखिलाने लगती। ये आपके लिए। युवराज एक बॉक्स की तरफ बढ़ाते हुए बोले, ये क्या है मिस्टर राठौर? उसने बॉक्स लेते हुए पूछा। खुद खोल कर देख लीजिए। वो उसके ऊपर नजरें टिकाए हुए बोले। उसने बॉक्स से रैपिंग पेपर हटाया और उस बॉक्स को खोल कर देखा। उस बॉक्स में मनोज जी और रेवती जी के साथ उसे 14 साल पहले वाली तस्वीर थी और कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स भी। मिस्टर राठौर, ये तो हमारे माँ पापा की तस्वीर है ना?
खुशी और आंखों में आई नमी के कारण उसके लफ्ज उसका साथ नहीं दे रहे थे। युवराज उसके सामने घुटनों के बल बैठे और उसके आंसू पोंछते हुए बोले, हाँ श्रद्धा, ये उन्हीं की ही फोटो है। आपके जाने के बाद हमने वो घर खरीद लिया था ताकि आपकी यादों के पास रह सके। कहीं कमरे में ये फोटो देखी थी तो हमने प्रिंट करवा के फ्रेम करवा ली। अब आपका घर आपको वापस लौटाते हैं। मिस्टर राठौर, हमारा घर है, वहाँ सब पहले जैसा है, बताइए ना। वो उनकी आंखों में झांकते हुए बोली, हाँ श्रद्धा, आपका घर बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप छोड़कर गई थी। वहाँ आपके माँ पापा से जुड़ी आपकी बेशकीमती यादें और यादों की कीमत हमसे बेहतर भला कौन जान सकता है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा तो श्रद्धा ने उन्हें गले से लगा लिया। शुक्रिया मिस्टर राठौर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि आपने आज हमें दुनिया की सबसे अजीज़ दौलत दी है, हमारे माँ पापा की आखिरी निशानी। हमें लगा था वो घर किसी और ने खरीदा है। हमें लगा हम कभी अपने बचपन की माँ पापा की यादों को नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप, बहुत बहुत शुक्रिया। युवराज उसका सर सहलाते हुए बोले, रोते नहीं श्रद्धा, आप बात बात पर आंखों से आंसू क्यों बहाती हैं? हमें तो लगा था कि आप खुश होंगी, लेकिन आप तो रोए जा रही हैं। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं मिस्टर राठौर, बहुत ज़्यादा खुश हैं, और ये आंसू खुशी के आंसू हैं। वो उससे अलग होकर आंसू पोंछते हुए मुस्कुराकर बोली, ऐसे ही अच्छी लगती हैं आप मुस्कुराती हुई, इसीलिए रोया मत कीजिए। फिर अगर माँ पापा ऊपर से हमें देख रहे होंगे तो क्या सोचेंगे? यही कि हम हमेशा उनकी बेटी को रुलाते रहते हैं। वो नौटंकी करते हुए बोले तो वो खिलखिला उठी। उसकी हंसी की खनक सुनकर युवराज के चेहरे पर भी पुरसुकूनियत भरी मुस्कुराहट आ गई। अगली सुबह श्रद्धा की युवराज विला में हुई। वो तैयार होकर नीचे आई, पापा के सामने दिया जलाया और सिंदूर लेकर हल्का सा अपनी मांग में लगा लिया। उसके बाद वो किचन में आई जहाँ राजू पानी गर्म कर रहा था। उसे देखते ही वो मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बहिनी। गुड मॉर्निंग मगन भाव, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर पानी को देखकर पूछा, मिस्टर राठौर के लिए ना? जी लाइए, हम ले आते हैं, तब तक सब्जियां काट दीजिए। ठीक है बहिनी, राजू ने मुस्कुराकर कहा और पानी सिपर में डालते हुए उसको थमा दिया। उसने कपूर से शहद निकाला और पानी में मिलाकर जिम की तरफ आ गई। सुनिए, उसने आवाज़ लगाई तो पुशअप्स कर रहे युवराज के होंठों पर हंसी उतर आई। वो बिना रुके बोले, सुनाइए, आपके लिए पानी यहाँ रख दे रहे हैं। आपको भी यहाँ रखने का ऑप्शन है क्या? युवराज पलटकर फर्श पर लेटे हुए उसे देखते हुए बोले तो वो नाम में सर हिलाते हुए बोली, फिलहाल के लिए तो नहीं, क्योंकि हम बिजी हैं, कुछ खास बनाना है आज हमें। इतना कहकर वो चली गई। उसके जाने के बाद युवराज ने अपनी उंगलियां आपस में उलझाई और उस पर अपनी ठोडी टिकाते हुए बोले, उम्मीद नहीं की थी कभी कि वो सच में सिर्फ हमारी होंगी, उनका हर पल हमारा होगा, हमारी मोहब्बत भी मुकम्मल होगी, कभी उम्मीद नहीं थी। रसमलाई, आप रसमलाई बना रही थी? युवराज ने अपने सामने टेबल पर लगे नाश्ते के साथ रसमलाई को देखकर कहा। जी, आपको पसंद है ना? वो मुस्कुराते हुए बोली। आपको याद है? उन्होंने अपनी आंखें बड़ी करके सवाल किया। आपसे जुड़ी कोई भी बात हम कभी भूल नहीं सकते हैं। हमें याद है जब आपने पहली बार हमारे हाथ की रसमलाई खाई थी, तब सिर्फ यही कहा था कि हमारे हाथों में बिल्कुल आपकी माँ जैसा जादू है। तब आपने बताया था कि आपको रसमलाई कितनी ज़्यादा पसंद है। वो बीते पलों को याद करते हुए बोली तो युवराज मुस्कुरा दिए। दोनों बैठकर नाश्ता करने लगे। तभी उसने पूछा, मिस्टर राठौर, आस्था और बाकी सब कल दोपहर तक वापस आ रहे हैं ना? जी, वो लोग कल दोपहर ही वापस आ रहे हैं। बहुत कम वक्त है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। श्रद्धा उनकी तरफ देखकर बोली, तैयारियां? किस चीज़ की तैयारियां? मिस्टर राठौर, कल आपकी आस्था का जन्मदिन है। वो खुश होते हुए बोली, अच्छा, कल आस्था का बर्थडे है? उन्होंने आराम से कहा, फिर अपनी बात पर गौर करते हुए हैरानी से बोले, आस्था का बर्थडे कल? लेकिन हम तो उसका बर्थडे, लेकिन आप उसका जन्मदिन 2 दिन बाद मनाते हैं, जिस दिन वो आपके दुनिया में आई थी। लेकिन हमारी ज़िंदगी में वो परी कल के दिन आई थी। श्रद्धा ने उस पल को याद करते हुए बोला, ये बात तो है। आप एक काम कीजिए, अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको कौन कौन सी तैयारियां करवानी हैं। इस बार हम आस्था का बर्थडे 2 बार सेलिब्रेट करेंगे और हर साल की तरह इस साल भी एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज होगी। युवराज ने कहा और अपनी रसमलाई खाने लगे। हमें कोई ग्रैंड पार्टी नहीं करनी है। हम कल सिद्धिविनायक मंदिर में जाकर पूजा करेंगे। उसके बाद एनजीओ के सभी बच्चों के साथ गरीबों में खाना बांटेंगे और रात में छोटा सा केक कट करेंगे। श्रद्धा ने अपने प्लान्स बताए तो युवराज मन ही मन बोले, आज भी वही सादगी है इनके अंदर, कोई छल कपट नहीं,
कोई दिखावा नहीं। नाश्ता करके युवराज ऑफिस चले गए और वो राजू और बाकी लोगों के साथ प्रसाद बनाने में लग गई। ढेर सारा जो बनाना था। आप खुश तो है ना? युवराज ने सवाल किया। वो दोनों इस वक्त छत पर थे। वो बैठी हुई थी और युवराज उसकी गोद में सर रखकर लेटे उसके बालों के साथ खेल रहे थे। हम समझे नहीं मिस्टर राठौर कि आखिर आप क्या कहना चाहती हैं? वो उनका सर सहलाते हुए बोली। हम जानना चाहते हैं कि आप इस रिश्ते से खुश तो हैं ना? आप नाराज तो नहीं है ना कि हमने आपकी मांग में यूँ बिना इजाज़त सिंदूर भर दिया? वो उसके माथे पर लगे सिंदूर को देखते हुए बोले, नहीं, हम आपसे नाराज नहीं हैं और ना ही कभी हो सकते हैं। आपने जो किया वो सही ही किया, क्योंकि अगर आप हमारी मांग न भरती तो शायद हम समाज की उस कुंठित मानसिकता को हमेशा मानते रहते। शुक्रिया मिस्टर राठौर, हमें याद दिलाने के लिए कि मोहब्बत के रिश्ते जिस्म से नहीं रूह से जुड़ते हैं। इतना कहकर उसने झुककर उनका माथा चूम लिया। युवराज मुस्कुराते हुए उसे एकटक देखे जा रहे थे। उनकी नसों की तपिश जब श्रद्धा से बर्दाश्त नहीं हुई तो अपने हथेली से उनकी आंखों पर रख दी। ना जाने उन चंद पलों में मोहब्बत के एहसासों के कितने ही लम्हे गुजर गए दोनों के बीच। सांसों और धड़कनों का शोर था। दोनों के ऊपर पड़ती चांद की रोशनी और एक दूसरे की निगाहों में डूबे दो दीवाने, जिनकी मोहब्बत की दास्तां थी। भले ही मुकम्मल होने को थी, लेकिन इसके मुकम्मल होने की राह में कितनी परेशानियां, कितनी तकलीफें, कितना दर्द आया था, ये सिर्फ वो दो दीवाने जानते थे। अगली सुबह वो तैयार होकर नीचे आई। मंदिर में दिया जलाकर वो किचन में आई। पानी लिया और जिम की तरफ आ गई। युवराज ट्रेडमिल पर कानों में हेडफोन्स लगाए भाग रहे थे। उस पर नजर पड़ते ही उनका पैर स्लिप हो गया और वो गिरते उससे पहले ही उन्होंने हैंडल पकड़कर खुद को संभाल लिया। क्रीम शेड की फ्लोरल बॉर्डर वाली फ्रिल साड़ी, खुले बाल, आंखों में सलीके से लगा हुआ काजल, पोह के बीच छोटी सी स्टोन वाली बिंदी, कानों में झुमके, कलाई में गुलाबी रंग की भरी हुई चूड़ियां, होठों पर हल्की गुलाबी रंग के लिपस्टिक, माथे पर हल्के से सिंदूर के साथ श्रद्धा ने तो आज युवराज की धड़कनें ही बढ़ा दी थी। वो अंदर आई और साइड टेबल पर सिपर रख टेबल का सामान ठीक करते हुए बोली, सुनिए। वो ट्रेडमिल से उतरकर उसकी तरफ आते हुए बोले, सुनाइए। हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, सब लोग सीधे मंदिर ही आएंगे। उसने कहा और पलटी तो सीधे युवराज से टकरा गई। वो उसके पीछे ही खड़ी थी और उसे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। वो पीछे की तरफ गिरती उससे पहले ही उन्होंने उसकी कलाई पकड़कर उसे खुद के करीब कर लिया। उसका चेहरा बिल्कुल उनकी गर्दन पर था। उसकी हल्की हल्की खुशबू उन्हें मदहोश कर रही थी। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही खड़े रहे, जिसके बाद वो थोड़ा सा पीछे होकर बोली, आप बता नहीं सकते थे कि आप खड़े हैं, और आप बता नहीं सकती थी कि आज हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ने वाली है। सिक्योरिटी? वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि आज आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं, इतनी कि किसी की भी नज़रें आप वहाँ ठहर जाएं तो कोई आपको बुरी नज़र से देखे, ये हमें गवारा नहीं है। वो उसके कानों के पास अपने होंठ ले जाकर होले से बोले तो उसके कान पूरे लाल हो गए और दोनों गालों पर हया की रंगत छाई हुई थी। पलकें लरच रही थी। आखिर उनके करीब ही ऐसी थी, उसकी धड़कनों का शोर बढ़ा ही देती थी। वैसे एक बात तो बताइए ज़रा, आज कितनों के ऊपर बिजली गिराने का इरादा है आपका? वो उसे चिढ़ाते हुए बोले, हमारे ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो बेहद मुश्किल से बोली, क्योंकि उसके ठीक सामने वो शर्टलेस खड़े थे, ऊपर से उनकी करीबी। उसकी ज़बान अपने आप थम जाती थी। तो फिर आज इतना सवर कर आप क्या अपनी अदाओं से अपने इस आशिक का कत्ल करने का इरादा है? वो शरारत से बोले तो उसकी धड़कनें बेलगाम घोड़े की तरह भागने लगी। उसने उनको हल्का सा धक्का दिया और जिम के बाहर आकर दीवार से सटकर खड़ी हो गई। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा तो वो बावलों की तरह धड़के जा रहा था। वो आंखें बंद करके उसे शांत करने की जद्दोजहद करने लगी। इधर युवराज का हाल भी कुछ इसी तरह का था। उन्होंने एक घूंट पानी पिया और बालों में हाथ फेरते हुए उस 12 सेंटीमीटर के दायरे से सामान्य होने की गुजारिश करने लगे। सिद्धि विनायक मंदिर। युवराज और श्रद्धा आस्था के साथ बैठे हुए थे और बाकी सब पीछे पीछे हुए गद्दों पर बैठे हुए थे। पूजा आस्था के नाम की थी। वो आज पूरे 7 साल की हो गई थी। सबने पहले ही उसे फ़ोन करके विश कर दिया था। पूजा होने के बाद सभी ने आरती की। राजी, शैंकी, मनु, महक, राहुल, युवराज और बाकी सबकी मदद से श्रद्धा ने सबको पहले प्रसाद दिया, उसके बाद सबको खाना खिलाया, जिसके बाद सभी युवराज विला आए। पूरा मेंशन और ख़ास तौर पर हॉल बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। केक लाया गया जो कि हमारी श्रद्धा ने खुद बनाया था। केक कटिंग के बाद सबने उसको गिफ्ट्स दी। अब युवराज की बारी आई तो श्रद्धा की तरफ इशारा करके कहा, आपकी मम्मा अब आपके
साथ हमेशा रहेंगी, आपके पास इसी घर में। सच्ची पापा? आस्था ने खुश होते हुए पूछा। बिल्कुल सच, युवराज ने मुस्कुराकर कहा। तो वो चीखते हुए उनके गले से लग गई। उसे खुश देख सभी मुस्कुरा दिए और हमारी मित्र मंडली जो वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्टेड थी वो अपने अपने पार्टनर्स का मुंह ताकने लगे कि आखिर युवराज ने ये सब किया कैसे। छवि उसके पास आई और उसे गले लगाकर बोली, बहुत अच्छा फैसला लिया है आपने सोना। हमेशा आपकी खुशियाँ मांगते थे हम भगवान से, आज उन्होंने वो भी पूरी कर दी। पूरे धूमधाम से शादी करेंगे हम आपकी और युवराज की। क्यों पवन? पवन मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल, हम अपनी सोना की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। तो सुभाष जी बोले, मैं आज ही पंडित जी को बुलवाकर मुहूर्त निकलवाता हूँ। मुझे 1 मिनट भी देरी नहीं करनी है, पता चले कब इन दोनों का मन बदल जाए। कहते हुए उन्होंने फोन करके पंडित जी को बुला लिया। थोड़ी देर बाद पंडित जी आए। अपना पात्र देखकर उन्होंने सगाई की तारीख परसों यानी आस्था के दूसरे जन्मदिन की बताई और शादी 2 हफ्ते बाद। काकी और छवि ने उन्हें शगुन देकर विदा किया और तैयारियां शुरू हो गई। क्योंकि अपनी मित्र मंडली यहाँ मौजूद नहीं थी, इसीलिए श्रद्धा ने सादगी से सगाई करने की इच्छा जताई, जिसे सबने खुशी खुशी मान लिया। 2 दिन बाद, मम्मा मम्मा जल्दी तैयार हो जाइए। आस्था ने कमरे में आते ही श्रद्धा को आवाज देना शुरू कर दिया। हम तो तैयार ही हैं बेटा, वो अपना दुपट्टा कंधे पर लेकर उसके पास आकर बोली। आस्था ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, आपको अपने सगाई के लिए रेडी होना है। ये क्या पहन रखा है आपने? क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? उसने ब्लैक कलर का लहंगा सूट पहना हुआ था जो उसने शिप्रा की शादी में पहना था। ये तो पुराना है, आज तो आपको न्यू ड्रेस पहननी चाहिए थी ना। लेकिन इसे हमने एक ही बार तो पहना था। श्रद्धा उसके सामने घुटनों पर बैठकर बोली, वो सब मैं नहीं जानती, आज आप न्यू ड्रेस ही पहनेंगी एंड दैट्स फाइनल। वो अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली। श्रद्धा बेचारगी सा चेहरा बनाकर उसे देखने लगी। तभी युवराज कमरे में आए। उन्हें देखकर श्रद्धा बोली, मिस्टर राठौर, सुनिए आपके बेटे की फरमाइश क्या कह रही हैं। क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए आपको? मम्मा न्यू ड्रेस पहनेंगी अपनी सगाई में और शाम की पार्टी में भी, उसने तुरंत कहा। युवराज भी उसके सामने बैठे और उसके गाल खींचते हुए बोले, हमें पता था हमारी प्रिंसेस की यही फरमाइश होगी, हमने पहले ही इंतजाम कर दिया है। और क्या इंतजाम किया है आपने, जरा हमें भी तो पता चले। श्रद्धा ने कमर पर हाथ रखकर पूछा। आप अपनी अलमीरा खोलिए, उसकी तरफ, उस तरफ वाली। युवराज ने इशारा करते हुए कहा। उसके कहने पर उसने अलमारी खोली तो वहां पर एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ था। उसने एक नज़र उसे देखा और फिर मुड़कर युवराज की तरफ देखा। हमारी तरफ क्या देख रही हैं, निकालिए उसे, युवराज ने आस्था को गोदी में लिए हुए कहा। तो श्रद्धा ने वो बॉक्स बाहर निकाला और बेड के सामने लाकर टेबल पर रख दिया। आस्था ने वो बॉक्स देखा और फिर युवराज की तरफ देखकर बोली, पापा ये तो वही वाला बॉक्स है ना? हाँ वही है। इसका मतलब आपने इसे रेडी कर दिया? हाँ बेटा, हमने इसे तैयार कर दिया है। अब देखना ये है कि आपकी मम्मा इसमें कैसी लगेंगी। इसमें आखिर है क्या जो दोनों बाप बेटे खुसर फुसर कर रहे हैं? श्रद्धा ने दोनों बाप बेटे की यूं फुसफुसाकर बात करते हुए देखकर कहा। कुछ नहीं श्रद्धा, आप बस इसे खोलिए, युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा। आस्था ने भी बत्ती सी निपोर दी। श्रद्धा ने दोनों को घूरते हुए बॉक्स खोला और उसकी नजरें थम सी गई। उसमें गुलाबी रंग का लहंगा था जिस पर सुनहरे धागों की महीन सी कढ़ाई थी। वो धागे चमक रहे थे जिन पर श्रद्धा की नजरें ठहर गई थी। पसंद आया? युवराज ने उसके चेहरे के भावों का आकलन करते हुए पूछा। श्रद्धा ने लहंगा बॉक्स के बाहर निकाला और उस पर हाथ फेरते हुए बोली, ये बेहद खूबसूरत है मिस्टर राठौर, हमें बहुत पसंद आया। मुझे पता ही था कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। एंड पापा, आई एम प्राउड ऑफ यू, आस्था ने मुस्कुराते हुए युवराज को देखकर कहा। तो श्रद्धा दोनों को नासमझी में देखने लगी। मिस्टर राठौर, आस्था आपको प्राउड ऑफ यू क्यों बोल रही है? क्योंकि यह लहंगा हमने खुद अपने हाथों से बनाया है, युवराज ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तो श्रद्धा हैरानी से कभी उन्हें तो कभी लहंगे को देखने लगी। यह सच में आपने बनाया है? बनाया तो हमने ही है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि कभी आपको इस लिबास में देखने का मौका मिलेगा, युवराज ने छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। क्यों? श्रद्धा ने सवाल किया। क्योंकि जब हमने इसे बनाना शुरू किया था तब आपके लौटने की कोई उम्मीद नहीं थी, युवराज ने कहा। तो उसकी आंखों में नमी आ गई। हर बार उसे युवराज की मोहब्बत का एक नया रूप जो देखने को मिलता था। चलिए मम्मा, अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए। हम तो तैयार हो जाएंगे प्रिंसेस, लेकिन पहले आप तैयार हो जाइए। मिस्टर राठौर जी, आस्था के कपड़े ला देंगे प्लीज़।
जी, युवराज ने कहा और आस्था के कपड़े लेने चले गए। जब तक युवराज आए तब तक श्रद्धा और आस्था साथ में बैठकर बातें करने लगी। उसके कपड़े आने के बाद उसने उसे तैयार किया और फिर दोनों ने एक दूसरे के गालों पर किस किया और आस्था नीचे खेलने के लिए चली गई। उसके जाने के बाद आप तैयार हो जाइए, मुहूर्त 1 बजे का है, युवराज ने कहा। आप जाएंगे तभी तो हम तैयार होंगे ना। जाइए। जी नहीं, आपको तो आज हम ही तैयार करेंगे। लेकिन मिस्टर राठौर। कोई लेकिन वेकिन नहीं श्रद्धा, हमने कह दिया ना तो कह दिया। इसे हमने अपने हाथों से बनाया है तो आपको संवारने का हक भी सिर्फ हमारा है। अच्छा, और कब तक संवारेंगे आप हमें? आखिर दम तक, जिंदगी के आखिरी पलों तक आपके साथ ही रहेंगे हम हमेशा। हर पल आपको अपनी मोहब्बत से संवारेंगे और हर पल आपकी पनाहों में सुकून तलाशेंगे। युवराज ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए आंखों में देखकर कहा तो उसकी पलकें खुद ही झुक गई। यूं नजरें नीचे न किया कीजिए, कसम खुदा की ये दिल बेईमान हो जाता है। युवराज ने झुककर उसके कान के पास होठ ले जाकर कहा तो वो उन्हें धक्का देकर बाथरूम की तरफ भाग गई। उसने दरवाजा लगाया और टिककर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उफ, आज तो उसके दुश्मन जान ने उसकी सांसें ही थाम ली थी। इधर युवराज ने अपने बालों में उंगलियां उलझाई और बेड पर धम से लेट गई। निगाहों में बसी उसकी सूरत उन्हें बार बार नजर आ रही थी। उफ, उसका वो नजरें झुकाना और गालों की हया मजबूर कर देती थी उन्हें बेईमान होने के लिए। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर आई। उसने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई, लेकिन वहां युवराज नहीं थे। हाश, मिस्टर राठौड़ गए, उसने एक गहरी सांस लेकर कहा और डाइनिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। कंधों पर दुपट्टा शॉल की तरह लिपटा था और धुले बालों में तौलिया लिपटा था। उसने जैसे ही हाथ दुपट्टे पर रखे वैसे ही युवराज कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने एक नज़र उसको देखा और फिर नजरें हटाना ही भूल गए। उनकी नजरों की तपिश वो झेल ही नहीं पाई और चेहरा फेर कर नजरें झुका ली। उस गुलाबी लिबास में वो किसी खिले गुलाब की कली की तरह लग रही थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी पंखुड़ियों पर उसकी बूंदें ठहरी हों। कंधों पर लिपटे दुपट्टे पर उसके दोनों हाथ, बालों में लिपटा तौलिया और गालों पर आई शर्मीली सी गुलाबी रंगत। उफ, कमाल ही लग रही थी वो। आज तो धड़कनें बेलगाम घोड़ा बनकर दौड़ रही थी। जाने किस आयाम में भटते हुए वो उसके पास आए और उसके पीछे खड़े हो गए। वो नजरें झुकाए खड़ी थी। उन्होंने धीरे से अपना चेहरा उसके कंधे पर टिकाया और बोले, हमें नहीं पता था इस लिबास की खूबसूरती इस कदर बढ़ जाएगी। क्या कहती हैं आप? आज ही 7 फेरे ले लें? जिस लहजे में युवराज ने ये बात कही, श्रद्धा की धड़कनों की रफ्तार बढ़ चुकी थी। लहंगे को मिट्टियों में भींचे वो शांत से खड़ी थी। युवराज ने धीरे से उसका दुपट्टा हटाया और प्लेट्स बनाने लगे। वो आंखें मूंदे बस खड़ी उनकी हर एक छुअन को महसूस कर रही थी। उन्होंने प्लेट्स बनाकर उसे कंधे पर रखा और पिन लगाकर दूसरा सिरा कमर के पास पिनअप कर दिया। युवराज की उंगलियां जब उसकी कमर पर चली तो पूरे शरीर में मानो छुरछुरी सी दौड़ गई। उन्होंने कमरबंद उठाकर उसकी कमर पर बांधा और फिर उसे ड्रेसर के सामने बैठाकर उसके बालों से तौलिया निकालकर उसके बाल सुखाने लगी। वो बस चुपचाप बैठी हुई थी, क्योंकि बोलने की हालत में तो वो थी ही नहीं। उनकी छुअन उसे अच्छी लग रही थी, जो उसका जिस्म नहीं रूह छू रही थी। लेकिन उसके चुप रहने का एक कारण और था, और वो कारण ये था कि जब बाल सुखाते हुए अनजाने में उनकी उंगलियां उसके पीठ को छूती हैं तो एक छुरछुरी सी उसे नसों में दौड़ती हुई महसूस होती। युवराज को इस बात का इल्म भी न था कि वो किन एहसासों की कैफियत में है। सूखने के बाद उसके लंबे घुंघराले बाल बेहद खूबसूरत लग रहे थे। उन जुल्फों से घिरा उसका बेदाग चेहरा उस चांद के मानन लग रहा था जिसे कगले बादलों में गुच्छों ने घेरा हो। अब आंखें बंद कीजिए अपनी। क्यों? अब तक जादुई लम्हों के एहसासों से भरे पलों में सिमटी श्रद्धा ने पूछा तो उसके कंधे पर हाथ रखकर झुककर उसके गाल से गाल टच कर युवराज बोले, कहा था ना आपको आज हम तैयार करेंगे, तो आंखें बंद करें, बस ऐसे ही। जब बोले तब खोलना। जी, श्रद्धा ने धीरे से कहा और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद, लगभग आधे घंटे बाद, युवराज ने उसके माथे पर दुपट्टा उड़ाते हुए कहा, अब आंखें खोलिए और देखिए। उसने पलकों के झरोकों को उठाकर खुद को आईने में देखा। सर पर गुलाबी छीना दुपट्टा, बालों के बीच मांग के साथ आगे के कुछ बाल घुमाकर पीछे क्लच किए थे, बड़ा सा गोल मांग टीका, माथे पर प्यारी सी स्टोन वाली बिंदी, कान में झुमके, नाक पर छोटी सी पेशवाई नथ, गले में उसकी चेन और साथ में एक हार, दोनों हाथों में गुलाबी चूड़ियां। बहुत प्यारा संवारा था उन्होंने उसे। युवराज ने भाव 2 बार उचक कर पूछा,
कैसी लगी? बेहद खूबसूरत। शुक्रिया, युवराज ने सर झुकाकर कहा। फिर तो हमारी तरफ से भी शुक्रिया। आपने बहुत खूबसूरती से संवारा है हमें। इतना तो शायद हम भी खुद को नहीं संवार पाते। उसने कहा तो युवराज ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। उसने सुकून से आंखें बंद कर लीं। युवराज विला बहुत ही खूबसूरती ढंग से रंग बिरंगे पर्दे और फूल की मालाओं से सजा था। नीचे हॉल में शाकरपुड़ा की तैयारी हुई। पंडित जी एक पाटे पर बैठे थे। सामने 2 पाटे खाली थे। ज्यादा किसी को बुलाया नहीं गया था, बस एनजीओ से कुछ लोग और घर के सभी लोग। युवराज तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे जब उनके कानों में जानी पहचानी आवाजें पड़ी। सरप्राइज! उन्होंने देखा तो उनकी पूरी मित्र मंडली नीचे हाथों में अपने अपने सूटकेस लिए खड़ी थी। युवराज उन्हें देखकर पहले तो हैरान रह गए, फिर मुस्कुरा दिए। वो नीचे उतरे ही थे कि अर्जुन और संजय ने उन्हें कंधे पर उठा लिया और नाचने लगे। बधाई हो भाई, आखिरकार तुझे भी तेरी दुल्हनिया मिल ही गई। दक्ष मुस्कुराते हुए कहा। अरे हमें नीचे उतारो, युवराज ने उन दोनों से कहा। तो उन्होंने नीचे उतारा तो सभी उसके गले से लग गए। आप सबकी टिकट्स तो 1 हफ्ते बाद की थी ना? युवराज ने हैरानी से पूछा। तब तक सभी वहां पड़े गद्दों पर पसर गए थे। हाँ थी तो, लेकिन तेरी सगाई हम मिस नहीं कर सकते थे। पता है कितने साल इंतजार किया है हमने, संजय ने कहा। और नहीं तो क्या, तो उससे ज्यादा तेरी शादी का इंतजार तो हमने किया है। वो मिस करने का सवाल ही नहीं उठता, अर्जुन ने संजय की बात आगे बढ़ाते हुए कहा। राठौड़ साहब, 1 महीने में आपने ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो मेरी श्री शादी के लिए मान गई? मेघा ने आंखें मटकाकर पूछा। हाँ पापा बताओ ना, आपने क्या किया? आस्था ने पूछा, जो शैंकी और महक के बीच में बैठी हुई थी। युवराज ने सीढ़ियों पर नजरें टिकाई और उन्हें सब बता दिया, सिवाय श्रद्धा की उस वजह के बारे में। श्रद्धा नहीं चाहती थी कोई और वो बातें जाने, क्योंकि चरण और बाकी सबको उनके किए की सजा मिल चुकी थी। सब श्रद्धा का इंतजार कर रहे थे, तभी सबके कानों में पायल की झनकार सुनाई दी। सबने सीढ़ियों की ओर देखा। माथे पर रखा दुपट्टा संभालते हुए वो छवि के साथ हौले हौले नीचे आ रही थी। झुकी घनी पलकी, गुलाबी होठों पर सौम्य मुस्कान। सबने उसकी ओर देखा और फिर युवराज की तरफ जो देखा। दोनों भाई सीने से बांधे उन्हें देख रहे थे। उन्हें कोई होश नहीं था, सब बेधड़क श्रद्धा को देखे जा रहे थे। रॉकी ने उन्हें हल्के से धक्का दिया तो वो होश में आए और आगे बढ़कर श्रद्धा का हाथ थामा और उसे लेकर सबके बीच आए। सब बहुत खुश थे आज। आखिर युविश्रा के रिश्ते का एक नाम मिलने जा रहा था। मुहूर्त का समय हो चला था तो पंडित जी के कहने पर दोनों पाटे पर बैठ गए। पूजा शुरू हुई। पवन ने लड़की वालों की तरफ से युवराज का तिलक किया और उन्हें नारियल, एक सोने का सिक्का और कपड़ा दिया। काकी ने युवराज की आई का फर्ज निभाते हुए श्रद्धा को हल्दी कुमकुम का टीका लगाया और उसे कपड़े, गहने और बेहद खूबसूरती से सजा शाखरपूरा बॉक्स दिया जिसमें शक्कर था। माना जाता है ये शक्कर देने का रिवाज इसलिए होता है ताकि रिश्ते में मिठास बनी रहे। श्रद्धा के हाथों से गुलाबी चूड़ियां उतारकर हरी चूड़ियां पहनाई गई। युवराज और श्रद्धा ने एक दूसरे को शक्कर खिलाया। युवराज ने शरारत से उसकी उंगली हल्के से दांतों के बीच दबाई। श्रद्धा उन्हें घूरकर इशारे से ही डांट रही थी। उसे आंख मार चेहरा दूसरी ओर करके युवराज मुस्कुराए। आज उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। जिससे मोहब्बत की थी, इतने साल इंतजार किया था, आज उसके साथ एक रिश्ता जुड़ने वाला था। बेशक बहुत खुश थे युवराज। फाइनली अंगूठियां बदलने की बारी आई। श्रद्धा अंगूठी थामे युवराज को देख रही थी। ना जाने कितनी यादें उस पल उसकी आंखों के सामने आई और गुजर गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और युवराज की उंगली में अंगूठी पहनाकर उससे जुड़े सभी हक अपने नाम कर लिए। उसके पास खिसक कर युवराज ने उसका हाथ थामा और उसकी काजल से सनी आंखों में झांका। आज एक अलग ही कशिश थी युवराज की आंखों में, जिसकी तपिश के बोझ से उसने नसें झुका ली और हौले से मुस्कुराई। युवराज ने उसकी उंगली पर पूरे हक से अंगूठी पहनाई और उसे अपनी भावी पत्नी होने का दर्जा दिया। उन्होंने प्यार से उस अंगूठी पर अपने होंठ रख दिए तो श्रद्धा सबको देख शर्म से सिमट गई। सब ताली मार रहे थे और मित्र मंडली सीटियां बजा रही थी। दोनों ने मिलकर साथ में पंडित जी और बड़ों का आशीर्वाद दिया। श्रद्धा बहुत खुश थी, जिसे बयां करने के लिए उसकी गुलाबी रंगत और शर्मीली मुस्कान काफी थी। उसे खुश देख युवराज और बाकी सब बेहद खुश थे। युवराज की नजरें आज श्रद्धा पर से पल भर को भी हटने को राजी ही नहीं थी और शर्मीली से श्रद्धा और नजरों की तपिश के आगे शर्म से भरी जा रही थी। अटेंशन एवरीवन, मुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सबके साथ शेयर करनी है, संजय ने अपने ग्लास पर चम्मच से हिट करते हुए कहा। सभी इस तरफ डाइनिंग टेबल पर बैठे एक साथ लंच कर रहे थे। उन्होंने संजय की तरफ देखा, जैसे पूछ रहे हो, क्या भाई
आर एम्पायर राठौड़ एंड रायजादा के साथ काम करने के लिए 3 सबसे बड़ी फॉरेन एनएनसी का प्रपोजल आया है। वो लोग खुद सामने से हमारे साथ काम करना चाहते हैं। संजय ने कहा तो सभी ने खुशी से तालियां बजाई। आखिर सालों की मेहनत के बाद आज वो छोटी कंपनी से इतने बड़े एम्पायर का रूप ले चुकी थी। वल्लभ जी खुशी से बोले, फिर तो आज डबल सेलिब्रेशन होगा। क्यों नहीं, मैं अभी मैनेजर को इन्फॉर्म करता हूँ, युवराज ने अपना फोन निकालते हुए कहा। दक्ष ने सबको खुश देखा और एक नजर मेघा पर डाली। वो आंखों ही आंखों में इजाजत मांग रहा था। मेघा ने पलके झपकाकर हाँ कहा तो दक्ष सबसे बोला, मुझे भी कुछ कहना है। तो युवराज बोले, आपको कब से इजाजत लेने की जरूरत पड़ गई दक्ष? बोलिए जो बोलना चाहते हैं। दक्ष ने मेघा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम सबका प्रमोशन होने वाला है, मैं पापा बनने वाला हूँ। उसके बाद सुनते ही एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसके बाद संजय और गुरु चिल्लाते हुए नाचने लगे। विपिन जी और सुभाष जी गले मिले। सब एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। भाभी मैं बुआ बनने वाली हूँ, काजल ने मेघा के कदमों में बैठकर खुशी से पूछा तो उसने हाँ में सर हिलाया और काजल को अपने गले से लगा लिया। मिस्टर डिसूजा, योर वाइफ इज प्रेग्नेंट, डॉक्टर ने कहा और इधर शौक के मारे रॉकी के हाथ से फोन गिर गया। गुरु ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ रॉकी, ऐसे शौक में क्यों खड़ा है? उसके बाद सुनकर सभी ने रॉकी की तरफ देखा। सभी हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। तभी रॉकी का फोन बचा था और वो साइड में खड़ा होकर बातें करने लगा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस रीटा के चेहरे पर नजरें टिका दी जिस पर सवाल या भाव थे। गुरु ने उसका फोन उठाया और डॉक्टर से बात की। डॉक्टर की बात सुनने के बाद गुरु के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने थैंक यू कहकर फोन रखा और सबसे बोला, रीटा माँ बनने वाली है। सबकी खुशी और हैरानी का ठिकाना नहीं था। आज सुबह से लगातार उन्हें खुशखबरियां जो मिलती जा रही थी। रॉकी रीटा के कदमों में बैठकर उसे देख रहा था। वो बिना आंखें लिए उसके चेहरे को देख रही थी। दोस्तों को खुश देखकर युवराज बहुत ज्यादा खुश थे और उन्हें खुश देखकर श्रद्धा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। काकी ने गुरु से पूछा, क्या बोली डॉक्टर, कितना वक्त हुआ है? 3 हफ्ते। छवि ने मुस्कुराते हुए दोनों की तरफ देखकर कहा, इसका मतलब इन दोनों के बच्चे साथ आएंगे। सिर्फ 1 हफ्ते का फर्क है। दोनों की नजरें झुकी हुई थी और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। काकी और छवि हाथों में सूखी लाल मिर्च और राई लेकर बारी बारी सबके जोड़ों में नजर उतारी, चारों बच्चों की और साथ ही साथ एनजीओ की सभी बच्चियों की भी, क्योंकि उन लोगों की जिंदगी में भी अरसे बाद खुशियां लौटी थी। शाम के वक्त श्रद्धा पार्टी के लिए तैयार हो रही थी जब युवराज अपने बालों को सेट करते हुए उसके कमरे में आए और कदम दरवाजे पर ही ठिठक गए। वो आईने के सामने खड़ी थी, अपने हाथ पीछे करके सूट की डोरी बांधने की कोशिश कर रही थी। उसने शीशे में जब उन्हें देखा तो तुरंत पलटकर उनकी तरफ चेहरा करके खड़ी हो गई। युवराज अंदर आए और उसे देखते हुए पूछा, क्या तुझे कहूँ, तू है मेहरबा, तेरा हुस्न जैसे है मैं कदा, मेरी मैं कशी का सरूर, तेरी हर नसर, तेरी हर अदा पर मुझे गुरूर है। उसकी नजरें झुक गई और गालों पर गुलाबी रंगत आ गई। युवराज ने उसकी आंखों में देखते हुए उसकी बाह पकड़कर आईने की तरफ किया और उसके खुले बालों को सामने की ओर एक तरफ करके कंधों पर रख दिया। वो नजरें झुकाए खड़ी थी। युवराज ने डोरियां हाथों में ली और बांधने लगी। उनकी सांसों में उसकी खुशबू घुलती जा रही थी। वो खूबसूरत सा लम्हा दोनों के बीच ठहर सा गया था। उन्होंने डोरी बांधकर उसके कंधे पर थोड़ी टिकाई और दोनों बाहों उसकी कमर के इर्द गिर्द लपेट कर बोले, तारीफ करूं कि आपकी, अल्फाज कम पड़ गई। निगाहों में कशिश और लिबास गुलाबी, हम तो इसी पर फिदा हो गए। इस गुलाबी लिबास में बेहद खूबसूरत लग रही हैं आप मिसेस राठौर। दिल बेलगाम सा धड़कने लगा है, इतना कि शायद हम मर। आगे के अल्फाज उनके लबों पर ही ठहर गए क्योंकि उसने उनके होठों पर अपना हाथ रख दिया था। वो बोली, आपसे 1000 दफ़ा मना किया है कि ये मरने मारने की बातें ना किया करें, लेकिन आपको समझ ही नहीं आता। जानते हैं ना आप कितना डरते हैं हम आपको खोने से। कहते हुए उसकी आंखों में नमी आ गई। उन्होंने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में आए आंसू पोंछते हुए बोले, माफ़ कर दीजिए, आगे से नहीं करेंगे, लेकिन आपकी आंखों में आंसू लाकर हमारा कलेजा ना काटा कीजिए। तेज़ाब की तरह गिरते हैं आपके ये आंसू हमारे दिल पर। उसने धीरे से कहा,
युवराज ने उसका दुपट्टा ठीक किया जो कंधे से फिसल रहा था और उसका माथा चूम लिया। वो फिर एक बार खुद में सिमट गई। दोनों पार्टी एंट्रेंस पर पहुंचे तो सबकी नजरें एक साथ एंट्रेंस पर ठहर गई। वो उसका हाथ थामे अंदर आ रही थी। फॉर्मल ब्लैक शर्ट, पैंट्स और ब्लेजर के साथ, हाथों में घड़ी और तरीके से सेट किए हुए बाल, साथ में हल्की गुलाबी रंग की अनारकली सूट में हल्के से मेकअप और सौम्य से मुस्कान के साथ श्रद्धा दोनों सबके पास आ गए। आस्था बाकी बच्चों के साथ खेल रही थी। रीटा और मेघा एक टेबल पर बैठी हुई थी और काकी दोनों की निगरानी कर रही थी। पार्टी में मौजूद हर कोई युवराज और संजय को उनके न्यू प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था, साथ ही युविश्रा को उनकी सगाई के लिए। कुछ देर बाद केक लाया गया, बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तैयार, आस्था के लिए प्रिंसेस वाला केक जो था। युवराज श्रद्धा का हाथ पकड़कर आस्था ने केक काटा और हमेशा की तरह सबसे पहले युवराज को खिलाया और उसके बाद श्रद्धा को। सभी ने उसे बर्थडे विश किया, साथ ही ढेर सारे गिफ्ट्स दिए। युवराज ने उसे एक छोटा सा तोहफा दिया जिसे देखकर वो बहुत खुश हो गई, क्योंकि उस छोटे से बॉक्स में साइकिल की चाबी थी। उसने युवराज के गालों पर किस किया तो सब मुस्कुरा दिए। पार्टी लंबी चली। बच्चों की पार्टी अलग ही चल रही थी, जिसमें सभी लेडीज भी शामिल थी और सभी जेंट्स अपने बिजनेस रिलेटेड प्रपोजल और बातें लेकर युवराज के पास मंडरा रहे थे। आप यहाँ इस वक्त, कोई काम था क्या? श्रद्धा ने बेड से उतरते हुए युवराज को देखकर पूछा, जो अभी अभी आस्था के कमरे में आए थे। युवराज सोती हुई आस्था का माथा चूमकर बोले, गुड नाइट माय प्रिंसेस। उसके बाद श्रद्धा से बोले, हाँ काम तो है, वो बेहद ज़रूरी काम है। क्या? कुछ लौटाना था आपको। हमें? लेकिन क्या मिस्टर? हाथ आगे कीजिए, युवराज ने कहा तो उसने हाथ आगे कर लिए। अब आंखें बंद कीजिए। आंखें क्यों बंद करनी है? वो मुंह बनाकर बोली। बंद करिए ना प्लीज। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। युवराज ने अपनी पैंट की जेब से कुछ निकाला और उसकी कलाई पर पहना दिया। अब आंखें खोलिए। उसने धीरे से आंखें खोली तो आंखों में चमक आ गई। उसकी कलाई पर वही ब्रेसलेट था जो सालों पहले श्रद्धा ने उन्हें लौटाया था। मिस्टर राठौड़, ये तो हमारा ब्रेसलेट है ना? वो खुशी से लड़खड़ाते हुए लफ्जों में बोली। जी ये आपका ही है, बस आपके पास लौटने का इंतजार कर रहा था। युवराज ने मुस्कुराकर कहा, आपने इसे आज तक संभाल कर रखा था। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने हमें लौटाया था। युवराज ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, आपका तो शुक्रिया अदा भी नहीं कर सकते मिस्टर राठौर, फिर भी तहे दिल से शुक्रिया हमारी इस बेशकीमती अमानत को संभालने के लिए। उसने कहा तो युवराज बस मुस्कुरा दिए। अब हम चलते हैं, आप आराम कीजिए। कल आपको वापस राज हाउस जाना है, हमेशा के लिए यहाँ वापस आने के लिए। उन्होंने उसके गाल पर हाथ फेर कर कहा। वो जाने लगी तभी बिजली कड़कने की आवाज़ आई और सारी लाइट्स बंद हो गई। वो चीखते हुए उनके सीने से जा लगी। हाय बिजली, दिल खुश कर दिया आपने। युवराज ने बिजली को शुक्रिया कहा तो उसने उनके सीने पर हल्के से मारा तो युवराज हंस पड़े। ठीक है, गुड नाइट, उसने धीरे से कहा और एक मर्तबा फिर श्रद्धा का माथा चूम लिया। गुड नाइट, युवराज ने कहा और वहां से अपने कमरे में चले गए। युवराज कुछ देर आंखें बंद किए आज के लम्हों को खुद में महसूस करते रहे। फिर अंदर आकर कपड़े बदलकर बेड पर लेटकर बोले, आई जस्ट लव यू श्रद्धा, आई जस्ट लव यू अ लॉट। उधर वो बेड पर आकर लेट गई। उसने बगल में लेटी आस्था का माथा चूमा और वो भी आज के लम्हों को याद करते हुए नींद के आगोश में चली गई। अंगड़ाई लेते हुए युवराज अपने बिस्तर से उठे, बालों में हाथ फिराया और बेड से नीचे उतरे। उन्होंने एक नज़र फ़ोन पर डाली तो डिपार्टमेंट की तरफ से मैसेज पड़ा था। उन्होंने फ़ोन उठाकर मैसेज देखा और किसी को कॉल की। उधर से फ़ोन उठने के बाद कुछ कहा गया, जिसे सुनने के बाद उन्होंने कहा, टीम को रेडी रखना ऑफिसर दक्ष। नहीं, इस केस को हम खुद हैंडल करेंगे, महीने भर बाद निकलेंगे। उधर से कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई और युवराज ने फ़ोन रख दिया। बात करने के बाद वो टॉवल लेकर बाथरूम में घुस गए। कुछ देर बाद वो नहाकर नीचे आए और किचन की चौखट पर पहुंचे तो जैसे उनकी सांसें ही थम गई। कमर पर पल्लू टांके वो कढ़ाई में करछी चला रही थी। उड़कर लटे उसके गालों को छूती तो वो झटक कर उन्हें पीछे करती थी। वो बिल्कुल दबे पांव उसके पीछे पहुंचे और उसके कान में धीरे से बोले, कत्ल करने का इरादा है क्या आपका मिसेस राठौर? वो तो अपनी जगह पर जड़ हो चुकी थी और हाथ हवा में ही ठहर गए थे। वो कांपते लफ्जों में बोली, आप क्या कर रहे हैं मिस्टर राठौर?
बस अपनी बीवी के साथ कुछ वक्त साथ बिताने आए हैं, युवराज ने कहा और उसे छेड़ते हुए उसके साइड में खड़े हो गए। उसने खुद को संभाला और वापस कढ़ाई में कलछी चलाने लगी। युवराज अब बर्तनों में झांकते हुए बोले, क्या क्या बनाया है आपने? उन्हें यूं बच्चों की तरह करते देख वो मुस्कुराते हुए बोली, सूजी का हलवा, पंजीरी, पूरियाँ, आलू छोले की सब्जी। कहते हुए उसने मालपुआ छान कर एक तरफ रखा। आपको इतना सब कुछ बनाना आता है? युवराज ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा। वक्त और हालात सब सिखा देते हैं मिस्टर राठौर। वहाँ हमें नौकरों की तरह ही रहना होता था, तो किसी भी फंक्शन में वो लोग हमसे और भाभी माँ से ही खाना बनवाते थे। कहते हुए वो दूसरे स्लैब के पास जाकर भगोने में रखी हुई दाल निकालने लगी। सॉरी, युवराज ने पीछे से कहा। सॉरी किस लिए? वो दाल निकालते हुए बोली। वो हमने आपको आपका अतीत याद दिला दिया। इसमें सॉरी बोलने वाली कोई बात नहीं है मिस्टर राठौर। अतीत तो सबका होता है और वो एक दिन में नहीं मिटेगा। उसे मिटने में वक्त तो लगेगा ही। आप नाराज नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, उसने कहा तो युवराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो वापस उसके पीछे जाकर खड़े हो गए और बोले, हम कुछ मदद करें आपकी? वो जो सिलबट्टे पर दाल रख रही थी, उसने हैरानी से उनकी तरफ देखा और बोली, आपको ढंग से पानी तक उबालना नहीं आता और आप हमारी मदद करने की बात कर रहे हैं? हमें आपका काम बढ़ाना नहीं है। चलिए निकलिए यहाँ से। नहीं, हम करते हैं ना। आप बस बताइए क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? युवराज ने फिर से कहा तो उसने उन्हें शक्की निगाहों से देखते हुए कहा, दाल में कुछ तो काला है। क्या यहाँ तो दाल ही नहीं है? युवराज नासमझी से अपना सर हिलाते हुए बोले, हमारा मतलब है कि आज आपको कुछ हुआ है क्या मिस्टर राठौर? आप बार बार मदद करने के लिए पूछ रहे हैं। उसने कहा तो उसे पकड़कर उसके गाल से गाल टच करते हुए बोले, डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्डर आया है, महीने भर बाद नए केस के लिए कोलकाता जाना है। वहाँ पर पता नहीं कितना वक्त लगे, इसीलिए तब तक सारा वक्त आपके साथ बिताना चाहते हैं। मतलब शादी के बाद आप हमें अकेला छोड़कर चले जाएंगे? उसने मायूस होते हुए पूछा। ज़रूरी है श्रद्धा, फिर अभी तो हम आपके साथ हैं ही ना, इन लम्हों को जीती है ना। ऐसे मायूस नहीं होते बीवी, आप मुस्कुराते हुए ही अच्छी लगती हैं। ठीक है, फिर कल आपका पूरा वक्त हमारा, क्योंकि परसों से शादी होने तक हमें राज हाउस में रहना है। मंजूर है। अब ये बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हमारी सबसे बड़ी मदद यही होगी कि आप चुपचाप बैठकर हमें हमारा काम करने दें। श्रद्धा, मिस्टर राठौर, श्रद्धा। युवराज खींचते हुए बोले तो वो बोली, ठीक है, फिर आप ये दाल पीसिए, हम कढ़ाई चढ़ाते हैं। उन्होंने हाँ में सर हिलाया और सिल के सामने खड़े हो गए। उन्होंने बट्टा उठाया और उसकी तरफ देखते हुए पूछा, आप ग्राइंडर का यूज़ क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि असली स्वाद तो हाथों से ही आता है, उसने मुस्कुराकर कहा और कढ़ाई निकालकर स्लैब पर रखा। युवराज ने कुछ देर सिल पर रखी दाल को देखा और फिर बट्टे को, और पूरी ताकत से बट्टे को सिल पर मारा तो पूरी दाल उछल गई। धम की आवाज़ सुनकर वो भी चौंक गई और कढ़ाई उसके हाथों से नीचे गिर गई। उसने पलटकर जो देखा तो युवराज सिल को घूर रहे थे। वो तुरंत उनके पास आई और उसके हाथों से भट्टा ले लिया। ये क्या किया मिस्टर राठौर? पूरी किचन गंदी कर दी और तो और हमारा काम भी बढ़ा दिया। अब आप निकलिए यहाँ से अभी इसी वक्त, उसने गुस्साते हुए कहा। सॉरी, आगे से ध्यान रखेंगे, युवराज ने धीरे से कहा और दोबारा बट्टे को सिल पर मारा तो सिल पर बची बाकी सारी दाल भी बिखर गई। अब तो उसका गुस्सा जवाब दे गया। उसने उनके हाथ से भट्टा लिया और उनकी तरफ बढ़ी तो युवराज पीछे जाते हुए बोले, ये क्या कर रही है आप? रखिए उसे, रखिए, श्रद्धा हमें लग जाएगी। और जो इतनी देर से आपने हमारे किचन का कबाड़ा किया, वो इतने प्यार से आपके लिए आपका मनपसंद हलवा बना रहे थे और आपने सब बिखेर दिया। अब तो इस दाल की जगह आपके सर का हलवा बनाएंगे। श्रद्धा, सॉरी सॉरी, हम दोबारा कर देते हैं ना। उन्होंने जैसे ही कहा उसने उन्हें घूरा तो युवराज नजरें बचाते हुए चुपचाप वहां स्लैब पर जाकर बैठे और ड्राई फ्रूट्स खाने लगे और वो बची हुई दाल पीसने लगी। वो उसे यूं करते हुए प्यार से निहार रहे थे। रात को युवराज जब घर लौटे तो वो हॉल के सोफे पर बैठी उन्हीं का इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही युवराज की दिन भर की थकान पल भर में काफूर हो गई और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उन्हें देखते ही वो अपना दुपट्टा संभालते हुए उठी और बोली, बहुत देर कर दिया आपने, जल्दी से फ्रेश हो जाइए, हम खाना गर्म करते हैं। युवराज ने अपना कोट उतारकर सोफे पर रखा और पूछा, आस्था सो गई? वो तो कब की सो गई, कल से उन्हें स्कूल जो जाना है, उसने किचन की तरफ जाते हुए कहा।
वो भी आपका बैग लेकर अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर सफ़ेद कुर्ती पैजामे में नीचे आए और अपनी कुर्सी पर बैठ गए। वो उन्हें खाना सर्व करने लगी तो अनायास ही उनके होठों पर मुस्कान खिल गई, क्योंकि उसकी कलाई पर बंधा ब्रेसलेट बार बार आवाज़ कर रहा था। युवराज ने खाते हुए पूछा, आज खिचड़ी क्यों? क्योंकि आज दोपहर में सबने बहुत मीठा और ऑयली खाना खाया था, इसीलिए कुछ सादा सा बना दिया। वो खाते हुए बोली, सही किया आपने। हमें एक बात बतानी थी आपको। बताइए। हमने और मेघा ने एनजीओ की नई ब्रांच लॉन्च करने के बारे में सोचा है। फंड्स भी हैं और प्लान्स भी। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग तरक्की करें, हम यही तो चाहते हैं। लेकिन हाँ, आप दोनों मेघा और रीटा का ख्याल रखिएगा और ज़्यादा काम मत करने दीजिएगा। हम जानते हैं मिस्टर राठौर, ऐसे वक्त में बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है। आप चिंता मत कीजिए, हम ध्यान रखेंगे। उसने मुस्कुराकर कहा। थोड़ी देर बाद उसने बर्तन समेटकर सिंक में रखे और धोने लगी। युवराज आकर धुले हुए बर्तनों को पोंछकर साइड में रखने लगे। काम होने के बाद वो आस्था के पास सोने चली गई और युवराज अपने कमरे में चले गए। अगली दोपहर। श्रद्धा, ये आपके लिए, युवराज ने श्रद्धा के कमरे में आकर कहा, जो कि इस वक्त वापस राज हाउस जाने के लिए कुछ सामान पैक कर रही थी। उसने दुपट्टा उठाकर कंधों पर डाला और उसकी तरफ मुड़कर देखा। युवराज एक पुराना सा नक्काशीदार बॉक्स लिए खड़े थे। श्रद्धा ने उस बॉक्स को देखा और फिर युवराज की तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगी। माँ की पसंद है, खोल कर देखिए, युवराज ने आंखों में नमी छुपाते हुए कहा। आपका मतलब आई का? उसने खुशी से कहा और बॉक्स खोलकर देखा। उसमें पीले और हरे रंग की साड़ी थी, जिसमें बेहद खूबसूरत सुनहरे धागों की कढ़ाई की हुई थी। उसने उसे छूकर देखा। बेहद मखमली सी थी वो साड़ी। पसंद आई? युवराज ने उससे पूछा। बेहद बेहद खूबसूरत है, वो आंखों में चमक लिए बोली। पहनकर दिखाइए एक बार, युवराज ने उस साड़ी को देखते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, इसे तो अब हम शादी वाले दिन ही पहनेंगे, कहते हुए उसने बॉक्स बंद करके साइड में रखा और अपनी अलमारी खोलने लगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, युवराज ने मुस्कुराकर कहा और कमरे से जाने लगे। लेकिन तभी वो उन्हें पीछे से रोकते हुए बोली, सुनिए मिस्टर राठौर। जी सुनाइए, ये आपके लिए, कहते हुए उसने एक बॉक्स उनके सामने कर दिया। ये क्या है? युवराज ने बॉक्स लेते हुए पूछा। खुद खोल कर देखिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। युवराज ने उसे मुस्कुराता देख बॉक्स खोला। उसमें हल्के हरे रंग की शेरवानी थी। शेरवानी को एक नज़र देखने के बाद उन्होंने श्रद्धा की तरफ देखा, जो उसे ऐसे देख रही थी जैसे पूछ रही हूँ कैसी लगी। बहुत सुंदर है, युवराज ने प्यार से आगे बढ़कर उसका माथा चूमकर कहा, तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट गहरा गई। हम कहाँ जा रहे हैं मिस्टर राठौर? लॉन्ग ड्राइव। क्यों? क्यों क्या? अब हम अपनी होने वाली बीवी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर नहीं जा सकते क्या? नहीं, हमने तो ऐसा नहीं कहा। वैसे हमारे पास आपके लिए छोटा सा सरप्राइज भी है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? बताइए ना मिस्टर राठौर। अगर बता दिया तो वो सरप्राइज नहीं रह जाएगा ना श्रद्धा, युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा और सामने की तरफ देखने लगे। बड़े आए सरप्राइज वाले, उसने मुंह बनाकर कहा और खिड़की की तरफ नजर घुमाकर बाहर की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर यह प्यारे से नाराजगी देख युवराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने गाड़ी की छत खोल दी और उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने उसे देखा तो उन्होंने ऊपर की तरफ इशारा किया। नहीं, हमसे नहीं होगा, एक बार खड़े होकर देखिए तो सही। उसके कहने पर उसने खड़े होकर अपनी दोनों बाहें फैला दी। स्पीड से चलती कार, गुजरती हुई हवाओं के बीच उड़ता उसका दुपट्टा, हवा के कारण उसके बालों से आती एक लट बार बार उसके गालों को चूम रही थी, जिसे देखकर ना जाने क्यों युवराज को उस लट से भी रश्क हो रहा था। लेकिन उसके लबों की मुस्कुराहट देख युवराज के चेहरे पर कतरा कतरा सुकून बिखरता चला गया। अब चलिए। कहाँ? आप चलिए तो सही। दोनों कार से बाहर निकले तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। सामने दूर दूर तक फैला समुद्र था, जिसकी लहरें कभी किनारे से टकराती तो कभी पीछे हट जाती। इस तरह भीड़ ना के बराबर थी। वहाँ रात के 9:30 बज रहे थे और चांद आसमान में बादलों के बीच बैठा था। उसकी रोशनी लहरों के दूधिया रंग को और भी चमका रही थी।
समुद्र के पानी पर बना चांद का प्रतिबिंब लहरों के साथ सफर करता नजर आ रहा था। सब कुछ बहुत खूबसूरत था। उसने पहले कभी इतना खूबसूरत नज़ारा नहीं देखा था। उसके लिए ये नज़ारा देखना किसी सपने जैसा था। लहरों की आवाज़ उसके कानों से टकराई, किसी मधुर ध्वनि सी बज रही थी। हैरानगी से वो बड़ी बड़ी आंखों से कभी उस समुद्र को तो कभी युवराज को देख रही थी। मिस्टर राठौर, ये कितना खूबसूरत है, बिल्कुल किसी सपने की तरह। अब आपके सरप्राइज की बारी। क्या मतलब, सरप्राइज ये नहीं था? नहीं, आपका सरप्राइज वो है। उधर देखिए। युवराज ने एक और इशारा किया तो उसने उस ओर देखा। व्हाइट लाइट से सजा बेहद खूबसूरत सा यॉट पानी में खड़ा था। वो उसे देखकर बोली, मिस्टर राठौर, ये तो हमारा सपना था यॉट में बैठना। जानते हैं, और ये भी जानते हैं, किसी खास के साथ चांद की रोशनी में यॉट में सफ़र करना सपना था आपका। तो मिसेस वुड बी राठौर, क्या आप हमारे साथ इस खूबसूरत से सफ़र पर चलेंगी? युवराज ने अपनी हथेली आगे करते हुए कहा। जरूर, उसने चहकते हुए कहा और उनकी हथेली पर अपनी हथेली रख दी। उसका उतावलापन देख युवराज उसके गाल खींचते हुए हंसे। दोनों फुटवियर उतार कर नंगे पैर चलते हुए यॉट पर आए और यॉट समुद्र में चलने लगी। उसने हाथ नीचे की ओर कलकल बहते पानी को महसूस करने लगी। उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर युवराज भी मुस्कुरा दिए। उसने उन्हें पास आने का इशारा किया तो वो उसके पास आकर बैठ गई। वो नीचे बहते पानी के साथ खेलती रही और वो उसे निहारते रहे। थोड़ी देर बाद यॉट वापस किनारे पर आई। दोनों यॉट से उतरी। वो थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि पीछे से उसकी कमर पर बाँह लपेटकर युवराज ने उसे ऊपर उठा लिया और गोल गोल घुमाने लगी। वो दोनों हाथ फैलाकर चेहरा ऊपर करके खिलखिलाने लगी। उसकी हंसी फिजा में खुशबू की तरह घुल गई थी। रात का पहर था, चांद का पहरा, और ये खुशनुमा साथ यकीनन बेहद खूबसूरत था। कुछ देर वहीं रेत पर बैठने के बाद दोनों ने प्रकृति की खूबसूरती को एंजॉय किया, फिर घर लौट आए। जारी है। सोचा था आज लास्ट हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया। अभी थोड़ा और लिखना पड़ेगा। करते हैं सभी एक एपिसोड की ओर मेहनत। मिलते हैं दीवानगी के अगले आखिरी एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।